लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning, students. I hope that you are happy at home. Today I will teach 9th class Kritika book first lesson. Please take care. फर्स्ट लेसन इस जल प्रलय में, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु जी एक उच्च कोटि के कथाकार, कहानीकार और रिपोर्टाज लिखने वाले हैं। इन्होंने ऋण जल धन जल में बाढ़ और सूखा से संबंधित बहुत ही रोचक ढंग से उल्लेख किया है। उसी ऋण जल और धन जल से एक विशेष शीर्षक लिया गया है इस जल प्रलय में। यह शीर्षक नदियों की आग विशेषांक में संकलित है, जिसमें से यह इस जल प्रलय शीर्षक लिया गया है। इस जल प्रलय में पाठ में लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी ने सन 1975 में 1975 में आई भयानक बाढ़ की विभीषिका और मानवीय विवस्था एवं यत्नाओं का बड़ा ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। बाढ़ के 1975 में पटना में जो बाढ़ आई थी वह किस प्रकार से प्रलयकारी थी, किस प्रकार से भयानक थी, किस प्रकार से विनाशकारी थी, उसका अजीबोगरीब दृश्य रेणु जी ने अपने अजीबोगरीब शब्दों में वर्णन किया। आते हैं हम लोग पाठ में इस जल प्रलय में। रेणु जी अपने कस्बे का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां पानी नहीं पहुंचता है, जो समतल मैदानी भाग में है। अक्सर जहाँ तक देखते हैं पटने का भौगोलिक बनावट, तो पटना 3 नदियों से घिरा हुआ है। कोसी, गंगा और पुनपुन, इन 3 नदियों से पटना घिरा हुआ है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि कोसी में कभी भी बाढ़ आ जाती है और प्रलयकारी दृश्य मचा देती है। इस प्रकार से कभी कभी गंगा भी उफान पर हो जाती है और पुनपुन को तो कहना ही। अक्सर ये क्षेत्र जो है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। लेखक बताते हैं कि जब बरसात का मौसम आ जाता है तभी हमारे मुल्क के मैदानी भाग में आप नज़र उठाकर देखेंगे तो कैटिल पशुओं का भीड़ मचा रहता है। भेड़ बकरियों, गाय, बैल, भैंस आदि की एक भयानक भीड़ मची रहती है। बड़ा ही अजीबोगरीब दृश्य उस समय होता है। उल्लेख करते हैं कि 1947 में बाढ़ आया था, उसका भी उन्होंने वर्णन किया है। 1948 में बाढ़ आया, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि फणीश्वर नाथ रेणु जी एक स्वयं सेवक हैं, एक साहित्यकार हैं, एक समाज सेवी व्यक्ति हैं।
बालकों की जो एक ग्रुप रक्षा मंडली बनी है उसमें भी अक्सर भाग लिया करते हैं। इस प्रकार से समाज की सेवा, बाढ़ पीड़ित लोगों की सेवा, सूखों से पीड़ित लोगों की, अन्य तरह की आपदाओं से ग्रसित जन को इस उबारने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए अक्सर ये जाया करते हैं। इसलिए इन दृश्यों का उन्होंने बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। सन 1975 में पटने में बाढ़ संकट का सामना, ऐसा भी साहित्य में पाठ आता है जो यह वर्णन करता है कि वह प्रलयकारी दृश्य को भुलाया नहीं जा सकता। अचानक बांध के टूट जाने से एकाएक जल का कहते हैं सुनामी एकाएक सिटी में प्रवेश कर जाता है, शहर में, और कहते हैं कि एकाएक 8 बस्तियां जलमग्न हो जाती हैं, जिसे हम जल प्रलय कहते हैं। दिखाई भी नहीं दी कि वो बस्तियां हैं कहाँ। उसी का यहाँ पर उन्होंने रोचक वर्णन किया है। शोर हो रहा था कि कई बस्तियां पटना की डूब चुकी हैं। राजेंद्र नगर, गोलघर, इस तरह की कंकड़ बाग, कई ऐसे बस्तियां हैं पटना की जो जल से घिर गई हैं। चारों तरफ जल ही जल नजर आ रहा है। सभी लोग इस प्रलयकारी जल के प्रलयकारी बाढ़ की विभीषिका को देखने के लिए कोई मोटर से, स्कूटर से, ट्रैक्टर से, मोटरसाइकिल से, ट्रक, टमटम साइकिल, रिक्शा, जो भी साधन उनके पास है उस पर सवार होकर के उस दृश्य को देखने चलते हैं। जिनके पास सवारी नहीं है वे भी पैदल ही चल देते हैं। रास्ते में लोग मिलते हैं जो देख कर आते हैं और जो देखने जाते हैं। लोगों में कौतूहल सा मचा हुआ है। आने वाले लोगों की जुबान पर एक ही जिज्ञासा दिखाई देती है, पानी आ गया है, पानी आ रहा है। जाने वालों की जिज्ञासा है, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर आने वाले लोग यही बयां करते हैं, केसर रोड पर आ गया है, पार कर गया है। और यही नहीं, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, कहीं का कहीं भी पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया है। सभी जगह छाती भर पानी है, डुबाऊ पानी है, जल ही जल दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के भावावेग से ये शब्द निकल पड़ते हैं, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, वह बह गया। इस तरह से भयानक शब्द भी जन के मुंह से प्रवाहित हो रहे हैं, सुनने को पड़ते हैं। लेखक रिक्शे वाले से कहता है कि जरा भाई मुझे भी प्रलयकारी दृश्य को देखना है, ले चलो। काफी हाउस के पास जाते हैं, रिक्शे पर सवार होते हैं। वहाँ उनके साथ में एक साथी हैं आचार्य जी। ये लोग देखने के जा रहे हैं। वे लोग देखते हैं आ रहा है मृत्यु का, देखे दृश्य तो एकाएक हृदय से आवाज आ गई, वो आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। आतंक के मारे लेखक बताया कि दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और भय प्रणाम निवेदन मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले, हाँ मैं बहुत काया करको। यानी जल के प्रलयकारी दृश्य देख करके उसके दोनों हाथ करबद्ध हो जाते हैं और वो ईश्वर से निवेदन करने लगते हैं। दिल कांप सा जाता है, सिहर जाता है। रिक्शे वाले को रिक्शा वाला कहता है जरा आगे चलिए, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। लेकिन लेखक कहता है नहीं भाई, रिक्शा मोड़ दो। एक भीड़ का आदमी बड़े ही दुखी और जोड़ा रूढ़ शब्दों में वह कहता है, ऐ रिक्शा वाला
करंट बड़ा तेज है, करंट बड़ा तेज है, इसलिए लेखक कहते हैं लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। देखते हैं कि लौटते समय ये देखते हैं गांधी मैदान की हालत जो पटना में प्रसिद्ध है, इसकी रेलिंग पर हजारों लोग खड़े थे और जल के प्रलयकारी दृश्य को देख रहे हैं। लेखक वर्णन करता है कि जब गांधी मैदान में रामलीला होता है और जो राम का रथ निकलता है, उस राम रथ का दर्शन करने के लिए जो भीड़ उमड़ पड़ती है, उससे कहीं वो भीड़ ज़्यादा ही थी, कम नहीं। उस दृश्य को देखने के लिए जगजीवन गांधी मैदान के रेलिंग पर सारे जन खड़े थे और दृश्य का अवलोकन कर रहे थे। आगे दृश्य ये आता है, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित होता है। पान की दुकान पर भीड़ सी मची है, लोग पान खाने के जो शौकीन है भीड़ मचाए हुए थे। आकाशवाणी से यह अनाउंसमेंट हो रहा था, पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ी तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। यह समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क रहा था। सभी लोग इस प्रलयकारी दृश्य से बड़े ही भयभीत थे। आगे सवाल यह होता है उस बाढ़ के पानी का कि राजेंद्र चौराहे पर अब पानी आने वाला है, इसलिए लेखक सोचता है कि बाढ़ कब तक थमी रहेगी नहीं कहा जा सकता, इसलिए घर में ही रहना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हम ज़रूरत की चीज़ें ले लेते हैं, दवा है, पुस्तकें हैं, मैगजीन भी दिखाई देती हैं, घरेलू जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें एकत्रित कर लेता है, क्योंकि बाढ़ में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वह शहरी जन होने के कारण बाढ़ का वो भुक्तभोगी था, इसलिए सारी सामग्री वह ले लेता है। और बाढ़ आने का कि हमारे मोहल्ले में कब बाढ़ आ जाएगी कहा नहीं जा सकता, वह पानी आने का इंतजार करने लगता है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी ऐलान कर रही थी, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर कंकड़ बाग राजेंद्र नगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान 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 हो जाइए। ये सावधान सावधान की जो प्रतिध्वनि है वह अट्टालिकाओं से, अपार्टमेंट से टकरा करके गूंज उठती थी, इसलिए लोग और भी भयभीत हो जाते थे। उस दिन लेखक लिख रहा है कि उस दिन सारा शहर जगा हुआ था, किसी के पलकों पर नींद नहीं थी। स्वयं लेखक सो नहीं पाता है, करवटें फेरता है, वो सोचता है कि लेखनी उठाई जाए और कुछ लिखा जाए, लेकिन उसकी लेखनी नहीं उठ जाती है। उसकी हृदय की जो स्मृतियां हैं मानस में पड़ी हुई वो जग जाती हैं, उसे वह दृश्य दिखाई देने लगता है जो 1947 में आया था। उसे वो दृश्य आने लगता है जब 1949 में वह दृश्य बाढ़ का आया था। उल्लेख करता है लेखक 1947 के बाढ़ का कि एक युवक बीमार था, हम लोग नाव पर सवार थे, सभी की सेवा करने के लिए हम लोग तैयार थे, हम स्वयं सेवी थे, बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिए हम लोग निकले हुए थे। हमारे साथ एक डॉक्टर महोदय जी थे। एक युवक बीमार था, वह बुखार से पीड़ित था
उसे नाव में बिठाते हैं और कैंप पर ले जा कर के और उसका दवा किया जाएगा। उसके साथ उसका प्यारा पालतू कुत्ता है, वो भी उसके साथ आ जाता है। डॉक्टर जी कुत्ते को देख करके घबरा सा जाते हैं। भाई कुत्ता नहीं, भाई कुत्ता नहीं, युवक से कहते हैं। युवक नाव से कूद पड़ता है पानी में छपाक से और कहता है कि हमारा कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। ज्यों ही युवक छपाक पानी में कूद जाता है, उसका कुत्ता भी छपाक से कूद जाता है। शायद वो भी कह रहा था हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमहू नहीं जाएगा। इस प्रकार से उस युवक का कुत्ते के प्रति प्रेम और मानवता और उस जानवर का भी अपने मालिक के प्रति यहाँ पर प्रेम प्रकट किया गया है। लेकिन दृश्य थोड़ा हास्यप्रद है। आगे जाते हैं तो लेखक वर्णन करता है कि एक गरीब बस्ती है जहाँ पर मुसहर जाति भील जातियाँ हैं। वहाँ पर मचान सा बना हुआ है, ऊंचा आसन बनाया गया है। सभी लोग उस पर झाल मजीरा लेकर के बैठे हुए हैं। बलवाही नाच उस इलाके का नाम है, बलवाही नाच हो रहा है। एक काला कलूटा नटुआ जो है दुल्हन का भेष बना करके अभिनय कर रहा है। वह नाच गान कर रहा है धानी धानी, जिसमें ये भाव आता है कि औरत जो है मायके से भागी जा रही है और उसका घर वाला उसको मना करके लौटा रहा है। यह भाव उसके गाने में मालूम पड़ता है। इस तर्ज पर ढोल मजीरे वाले भी अपने जोश से अपना ढोल मजीरा बजाते हैं। जैसा उल्लेख करते हैं रेणु जी कि धगड़गिल धगड़गिल चुकाई के चकुम चिकाई के चकधुम चकधुम चकधुम, इस तरह से ताल मजीरे बजते हैं। लोग बड़े प्रफुल्लित हैं। पड़ीश्वर नाथ रेणु जी का कहना है कि उस कीचड़ पानी लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट थी। बाढ़ से वे लोग आतंकित नहीं थे। उस भयानक दृश्य में भी वे लोग हंसी खुशी से उस संकट का सामना करते हैं। 1947 में का भी यहाँ पर वो उल्लेख करते हैं कि एक जब चारों तरफ पानी छा जाता है तो युवक और युवतियों का झुंड जो है उस जल का दृश्य का आनंद लेने के लिए नाव पर सवार होकर के आ जाते हैं। रंगारंग जैसे कश्मीरी दृश्य हो, कश्मीरी लोग पहनते हैं, उस रंग ढंग में वो लोग उस दृश्य को नाव पर बैठ करके आते हैं। कोई गा बजा रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई पत्रिका पढ़ रहा है और कोई जो वहाँ स्टोव जल रहा है, केतली उस पर पड़ी हुई है, कोई बिस्कुट का पैकेट खोल करके आनंद ले रहा है। इस तरह से जो है उस प्रलयकारी दृश्य का लोग आनंद लेते हैं। जब उनके कस्बे में आता है तो लोग कुछ अलग ढंग के व्यवहार करते हैं। इस तरह से भी यानी इस तरह का जो भी है 1937 का, 1947 का, 1949 का और 1967 का ये दृश्य जो है हरीश्वर नाथ रेणु जी की मानस स्मृति में एक पर एक आ रहा था। अचानक बोलते हैं, मुझे अचानक अपने मित्रों और स्वजनों की पुनः याद आ जाती है जो 1975 में पटने में पूरी अगाध जल से घिरे हुए थे। जो पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में ये बस्तियां पड़ी हुई थी। इसके बाद ये होता है कि लेखक के मोहल्ले में बाढ़ कब आएगी। लेखक उल्लेख करता है, चारों तरफ देखता है कि ये सारे भेड़ सी दिखाई देते हैं, लेकिन नहीं, ये तो पानी का ढेर है। उसे दूर तक दिखाई देता है कि आज बालक क्यों उछल रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखने के बाद यह प्रतीत हुआ कि ये बालक उछल नहीं रहे हैं, ये तो पानी उछल रहा है, पानी कूदता हुआ आ रहा है। उल्लेख करते हैं रेणु जी कि ये बच्चे नहीं, ये पानी है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है। लगभग 5 बजे
लेखक के पड़ोस में पानी आ जाता है, शोर शराबा हो जाता है, पानी वहाँ की भाषा में उल्लेख करते हैं, आ गया, पानी बहुत तेजी बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, करंट कितना तेज है, सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है, आ गए लो, सामने आ गए लो, इस तरह से आवाज़ करते हैं। देखते देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। लेखक लिखते हैं कि हमारे चारों ओर पानी ही पानी नाच रहा था, यानी पानी का ही प्रलयकारी दृश्य दिखाई देता। लेखक बड़े भाव वेग में यह उल्लेख करता है कि काश अगर मेरे पास एक मूवी कमरा होता तो उस प्रलयकारी जल के प्रलयकारी दृश्य को मैं खींच पाता जो साकार होता। एक रिकॉर्डर होता तो मैं उस समय के मानवीय भावनाओं को, मर्मस्पर्शी भावनाओं को और उनके यातनाओं को मैं उसमें रिकॉर्ड कर लेता। लेखक ये भी विवश होकर के कहता है कि मेरे पास एक लेखनी छोटी सी थी, वो भी उस वक्त चोरी हो गई। मैं उस समय उस प्रलयकारी दृश्य को लिख नहीं सकता, लेकिन मानस स्मृति में उसके था। यह भी संकोच करता है कि वह भी चोरी गई, लेकिन अच्छा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास है ही कुछ नहीं। इसी बाढ़ की विभीषिका का प्रलयकारी दृश्य का जो 1975 में पटने में आई थी, जो प्रलयकारी दृश्य मचा गई, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो एक अनोखा दृश्य था। यही वर्णन करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। मैंने आज आप लोगों को इस जल प्रलय में कृतिका का प्रथम पाठ पढ़ाया। आशा करते हैं कि आप लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने होंगे और इसे ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जो भी पढ़ने के बाद आप लोगों को डाउट होगा, जो भी सस्पिशन होगा, संदेह होगा, उसे हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा। हम लोग इस पाठ में आए हुए जो भी रुझाने हैं उसे हम पुनः निदान करेंगे, हल करेंगे। स्कूल खुलने के बाद हम लोग पुनः इस पाठ पर पुनश्चरण करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। तब के लिए और आज के लिए बस इतना ही। हम पुनः आशा करते हैं कि आप लोग घर पर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अपनी तैयारी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पुनः धन्यवाद। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.